जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी के अपने चैनल एसएस सेंटर पर। साथियों, एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप ये मॉडल पेपर साथियों एक बार ज़रूर लगाइएगा। मैं कहूँगा कि आपको यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके रियल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जैसे आपके एग्ज़ाम में 20 सवाल हिंदी के आते हैं, सेम वैसे ही मैंने लिया हूँ। और उसके बाद जीएस के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन एकदम होंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन। देन आफ्टर आप देखेंगे कि उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। 20 सवाल जो हिंदी के हैं साथियों। तो चलिए, पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए, उसने कपड़े सीने में दक्ष है, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर होना चाहिए कि वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो यहाँ पर उसने पर मतलब कि प्रॉब्लम हो रही, तो राइट आंसर ये हो जाता है। उसके बाद देखना है कि पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए, पक्षी को कुकू थोड़ी ना बोलते हैं, यहाँ पर पक्षी को पखेरु बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने क्लिक किया है वो लोग बिल्कुल राइट हैं। अगला देखिए कि रश्मि किसका पर्यायवाची है। देखिए, रश्मि क्या स्त्री का पर्यायवाची है? नहीं। क्या बिजली का पर्यायवाची है? नहीं, ये तो किरण का पर्यायवाची है। रश्मि आपका किरण का पर्यायवाची, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। देखिए, जैसे ये तीनों नीचे लिखे हैं, ये सारे गलत हैं। केवल राइट ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है, ये राइट हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे लग रही है, ये आपको बताना है। तो मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। देखिए, अब मालूम ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। मालूम में मतलब कि ला में बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। तो दिक्कत आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कि विलोम बता दीजिए किस शब्द का यहाँ पर जटिल शब्द जो आएगा। देखिए, इसका आपको विलोम बताना है। देखिए, जटिल शब्द का विलोम साथियों एक तरीके से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और अगर सरल का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जटिल बता देना है। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए, कम बोलने वाले को मृतभाषी या वाचाल, गंभीर या मृदुभाषी। तो यहाँ पर मितभाषी बोला जाता है, ये आपको राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको ये बताना है कि स्वादिष्ट कैसे साथियों लिखा जाता है। तो स्वादिष्ट की अगर बात करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहां पर हमारे सेशन को देख रहे हैं तो इस बार आप लोग यहां पर जाइए हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको वन बाई आपको वन बाई जो है सेशन देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जा करके विजिट करिए हमारे प्लेलिस्ट को और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग को जो है कंटेंट को देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। और इसमें आपको एक साल के जो सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको जो है सेशन अवेलेबल रहेंगे। और उसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात करें, रेलवे की जितने एग्जाम हैं, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के जितने एग्जाम हैं, तो सभी एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट जो है इसमें अवेलेबल होंगे। तो साथियों, इसका जो है प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा और आप जाइए वहां से वॉच करिए। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है। थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना या छोटे बर्तन से ज़्यादा मतलब थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा रख लेना या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इस सवाल का बहुत जो सटीक जवाब होगा वो थोड़े में बहुत कुछ कहना, इसका मतलब हो जाएगा क्या कि गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत भरना, ये हो जाएगा आपका। जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों आशातीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आशातीत बोला जाता है। उसके बाद देखिए कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए पाजेब या बेड़िया या घुंघरू या हथकड़िया। तो यहाँ पर सबसे सटीक जवाब जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, बेड़िया जाएगा। यानी कि सैनिक आतंकवादियों के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि रेखांकित खंड की अगर बात करूं तो ये आपका रेखांकित खंड हो जाएगा। और कह रहा है कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। मतलब
इसमें आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या ऑप्शन नंबर ए आएगा, रविंद्रनाथ जी से भारत से प्रसिद्ध कवि थे, या रविंद्रनाथ जी को भारत के प्रसिद्ध कवि थे, या रविंद्रनाथ जी भारत के प्रसिद्ध कवि थे। ये आपका राइट आंसर जाता है, यानी कि मतलब कि रविंद्रनाथ जी आना चाहिए। तो कुल मिला के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूँगा आपका राइट आंसर जाता। अगला देखिए, कह रहा है कि आपसे सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो अवशिष्ट नहीं होगा, देखिए इसका विशिष्ट होगा। क्या होगा? विशिष्ट होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। देखिए इसमें क्या है कि बाढ़ की जो बात है यहाँ पर बौछार, और यहाँ पर मतलब चोट आएगा, बौछार यहाँ पर होना चाहिए। देखिए गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, तो यहाँ पर कुल मिला के राइट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि इसमें समस्त जो है जो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर त्रुटि है। तो इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ये आपको कुल मिला के पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या कि यहाँ पर दिक्कत आपको क्या लग रही है, तो यानी समस्त प्राणी मात्र जो है यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो राइट आंसर ए जाता है। उसके बाद देखिए सूर्योदय के पहले, यानी यहाँ पर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि सूर्योदय के पहले पूर्वाहन बोला जाता है या उषा काल बोला जाता है। देखिए सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको उषा काल बोला जाता है। राइट आंसर बी के साथ जाता है। अगला सवाल देखिए कि अर्जुन के सामने एक ही ध्येय था, या ध्येय था, या मंतव्य था, या लक्ष्य था, या उद्देश्य था। देखिए खाली जगह में आपका क्या आना चाहिए, ये मैं कहूँगा लक्ष्य था, क्योंकि जो अर्जुन थे उनका एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, जिनका आंसर ऑप्शन सी के साथ है बिल्कुल राइट आंसर। अगर मैं बात करूं कि मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, अब उसका नहीं होना मतलब कि उसका होना चाहिए या उसकी नहीं होना चाहिए, तो या उसके नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूँगा ये यहाँ पर उसकी नहीं है, ये आना चाहिए। तो कुल मिला के पूरा वाक्य जो हो जाएगा, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ये होना चाहिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जो बोला जा रहा है कि ये भेड़ बना लेना। देखिए भेड़ बना लेने का मतलब ये होता है कि वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना यानी कि वश में कर लेना, ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि उसके पैर में लग गई। अब क्या लग गया उसके पैर में? धुन लग गया, ठोकर लग गया, कांटा लग गया, टक्कर लग गया। तो यहाँ पर अब सबसे सटीक जवाब की अगर बात करें तो यहाँ पर ठोकर लग गई, ये यहाँ पर एकदम सटीक जवाब लग रहा है। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर वी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्लास। साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर साथियों नए हैं तो इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ही आपका आधा सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया है तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहेंगे। तो ये सवाल हो गया। अब बताइएगा इनमें से आपके कितना स्कोर गया है। अब यहाँ पर साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जीएस के पूरे 20 सवाल देखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 12 से 13 का स्कोर आप लेकर चलिए, मान के चलिए। देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण युग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इनमें से कौन कौन जो नवपाषाण जो है इसका नहीं है, तो यहाँ पर कोल्डी हवा है, मेहरगढ़ है, या बुर्जहोम है। तो आपका कोल ही जो आपका कुतिहासी है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो साथियों किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि बोला जा रहा है कि निर्वाचक जो है सभा पहली बार डॉट डॉट में मिली। तो ये 1946 में मिली, तो यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखिए कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की जो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो साथियों कौन था, उनकी जगह पर मैं कहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद थे। यही तो साथियों एक तरीके से प्रश्न था कि अस्थाई जो अध्यक्ष थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थाई पद पर बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर भारत की संविधान की विशेषता के बारे में पूछा जा रही है। तो संहिता ये भारत की विशेषता है, मूलभूत अधिकार भी हैं और सत्ता का विभाजन भी है। तो एकात्मक प्रणाली नहीं है, तो नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है साथियों कि एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किस राष्ट्र के संविधान से ली गई, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो यहाँ पर जो नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान पर ली गई है, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर यूके से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया। क्या किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संवैधानिक शब्दों का जो वितरण है ये केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है। अगर बात करूँ तो ये किस देश के संविधान से है, तो ये किस देश के संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों का दोनों के बीच में, ये भारत के में है, मतलब कि ये भारत में राइट आंसर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो आपसे अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार जो है, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं या कौन कौन से मतलब संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है, तो किसकी बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा अनुच्छेद 23 की या 23 से 24 जो अनुच्छेद है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों 20 क्वेश्चन आपने देख लिए हिंदी के, अब 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के, यानी कि पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे 40 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। तो पूरी क्लास को एंड तक दिखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली है कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। तो आप अगर एग्ज़ाम तक SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर से पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है जिस शिफ्ट में आप बैठ जाओगे तो आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन 85 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको वहाँ पर आते होंगे। तो 85 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ 85, क्योंकि इसमें 80 ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब इसमें जो धीरे धीरे आप बनेंगे, आपको कमांड में हासिल करवाता रहूँगा हिंदी पर धीरे धीरे 20/20 का 20/20 GS पर पूरी कमांड एक तरीके से, उसके अलावा रीजनिंग पर, उसके अलावा मैथ पर। तो यानी कि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के माध्यम से। बस आपको थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना है क्योंकि इससे पहले साथियों 2024 में जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से तब मेरा जो है चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरा चैनल बना था मार्च में। अब मैं करवा रहा हूँ इस जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आप देखते रहिएगा सेशन को। और साथियों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है, तो मेहनत बस आपको नहीं छोड़ना है, मेहनत आपको करते रहना है। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुभाग को जो अंतरात्मा बोला जाता है, तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे बोला जाता है, तो मौलिक अधिकारों को बोला जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ के अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ा जाता है। यहाँ पर कौन सा पुल बात की जा रही, तो यहाँ पर जो बोगीबिल जो पुल है ये असम के अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पर देखिए कि फ्लोटिंग सीध भारत की किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपसे कुल मिलाकर यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को भी याद रखना है कि ये कहाँ पर होता है, तो ये साथियों कहाँ पर है, मणिपुर में है। ये फ्लोटिंग जो फुमदिस है ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है क्या कि इनमें से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। मतलब कि इसमें किसकी बात चल रही है, यहाँ पर साथियों मिनिकाय की बात चल रही है। जो मिनिकाय है ये लक्षद्वीप समूह के दक्षिणतम का भाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो ये दूरी से संबंधित है। किसे, क्योंकि दूरी ये नापता है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किस मात्रक के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो त्वरण होता है, त्वरण को मापने के लिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है जब दो बल सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या बोला जाता है। इसे घर्षण बोला जाता है। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या बोला जाता है साथियों, घर्षण बोला जाता है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्लास। आपने देखिए साथियों यहाँ पर हिंदी देख लिया, जीएस देख लिया। अब आप लोग टाइप क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। अब रीजनिंग के वो क्वेश्चंस आप देखेंगे जो एसएससी जीडी में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से साथियों आप लोग इन सवालों को देखिएगा। कुल मिला के आपको 192, 179, 162 है, तो आपको बताना है बीच में कौन सा नंबर है। फिर वहां पर 120 है, 91 है और 60 है। तो ये कैसा रूल है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, आइए मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं अब थोड़ा सा आपको बता दूं, बताने की अगर कोशिश करूं, तो यहाँ पर 192 से 179 हुआ, कितना यहाँ से घटा हुआ है, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा साथियों, 13 एक तरीके से आएगा। अगर 13 घटाएं, 192 में अगर 13 घटाएं तो 179, मतलब अब यहाँ पर 179 से 162 हुआ है तो 7 एक यहाँ पर मतलब कि 17, या यहाँ पर कितना घटा हुआ है, यहाँ पर 17 घटा हुआ। अब यहाँ पर कितना घटा हुआ है एक बार बताइए। 120 में से 191 हुआ, तो यहाँ पर कितना घटा है, 129। अब यहाँ पर जो है एक गया, तो यहाँ पर एक क्रम आपको थोड़ा सा पहचानना होगा। और आइए मैं आपको बताता हूँ। 13 है, 17 है, अगर यहाँ पर मैं 19 लिख दूं यानी कि 19 लिख दूं तो आपको कुछ याद होगा क्या कि अभाज्य संख्याएं यहाँ पर दिख रही होंगी कि ये दो बिल्कुल अभाज्य संख्याएं हैं। कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है कि अगली जो 17 के बाद अभाज्य जो संख्या होगी 18 नहीं 19 होती, 20 नहीं 21, 22 नहीं 23 होती है। तो ऐसे करके एक क्रम चल रहा है। तो 162 में अगर आप साथियों 13 कितना प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। जब 19 को साथियों अगर इसमें 162 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, एक 15 यानी कि 14, 143 आएगा। तो 143 कौन से ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में है। जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है वो लोग बिल्कुल राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या, एक तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है और एक सेम टू सेम ऐसा सवाल पूछा जाता है। आपको दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन और आपसे बोला जाता है कि इसमें से सबसे असंगत बताना है। तो असंगत कौन सा है। अब यहाँ पर एक रूल मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि जो हर बार आता है, देखिए वो क्या आता है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट और वावेल वाला। कौन सा रूल आता है, कॉन्सोनेंट और वावेल वाला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखेंगे क्या कि इसमें ई आई यू है और इसमें ओ ई यू। आप देखते ही समझ जाएंगे कि वॉवेल, और यहाँ पर इसमें कोई वॉवेल नहीं। आप इसमें देखेंगे इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर कुल मिला के बात करूं तो ये बिल्कुल सेम है। बाकी इसमें अलग लॉजिक जो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग देखिए अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है। देखिए कैसे क्या होता है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए W खाली जगह 80 खाली जगह WX है, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर Q है, फिर 2 बार खाली जगह, फिर AT क्यों है। तो आपको बताना है कि जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर कौन कौन से लेटर लिखे जाएंगे। तो इस सवाल का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। कौन सा बताएंगे कि एक इन सभी को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पर 15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 का हो सकता पेयर बन रहा हो या फिर हो सकता 3 का पेयर बन रहा हो। तो यहाँ पर 5 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर गिन लीजिए, एक देखिए 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। अब देखिए अंत में क्या आ रहा है, एक 80 क्यों आ रहा है। देखिए अंत में 80 क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए क्यों यहाँ पर आया, तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, W यहाँ पर आया, W यहाँ पर आया,
तो W साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए क्यों यहाँ पर आया, क्यों यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्यों आपका हो गया। अब AT क्यों हो गया, तो यहाँ पर A और T और क्यों आ गया, तो यहाँ पर AT क्यों ऑलरेडी लिखा हुआ है, X आएगा, उसके बाद यहाँ पर भी X हो जाएगा, तो पूरा आपको मिल गया WX80 क्यों। क्या हुआ WX80 क्यों, तो WX80 क्यों हुआ, तो आप देखेंगे कि अपने पेन से आपने क्या लिखा है, X लिखा है, क्यों लिखा है, देखिए T लिखा हुआ, आपने X लिखा है, क्यों लिखा है, और A लिखा है, T लिखा है, W लिखा है, X लिखा है। तो ये आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन A में लिखा हुआ है या ऑप्शन B में लिखा हुआ है या ऑप्शन D में लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर A में। तो ऑप्शन नंबर A में मुझे नज़र आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में KAPIL को क्या लिखा जा रहा है, NDRKN लिखा जाता है। अब SAROJ को क्या लिखा जाता है, VDTQL को लिखा जाता है। अब ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कि यहाँ पर आपको बताना है कि POOJA को क्या लिखा जाएगा साथियों, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं साथियों क्या कि के किस पर होता है, देखिए के यहाँ पर कितनी कहाँ पर होता है, 11 पर होता है, A 1 पर होता है, P 16 पर होता है, P और L 12 पर होता है, N होता है 14 पर, D होता है 4 पर, R होता है 18 पर और K होता है 11 पर। अब 11 से 14 हुआ, 3 बढ़ा हुआ, और 16 से 18 हुआ, यहाँ पर 2 बढ़ा है, मतलब शुरू में 3 3 बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 9 से 11 हुआ, फिर यहाँ पर 2 बढ़ाया गया। तो इसमें भी वही रूल लगा है क्या कि S से V हुआ है यानी कि 3 बढ़ा हुआ है, S से V हुआ है 3 बढ़ा हुआ है, और A से D हुआ है 3 बढ़ा हुआ है, उसके बाद 2 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या A आता है 16 पर, 19 पर क्या आता है, S आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर 3 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब क्यों आएगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद क्या आएगा साथियों, उसके बाद आपका सीधे C आ जाता है। अब अगला काम और अंतिम काम आपको ये करना है कि ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, SRQLC, तो मैं कहूँगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, जैसे साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो मैंने इतना जो इसमें क्वेश्चन पेपर का अध्ययन मतलब उसमें से निकाला है निचोड़, कि मेरा मानना है कि शायद ही ऐसा कोई प्रिपरेशन करवाया हो। अब यहाँ पर जैसे इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वैसे सभी लोग करवाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जो पिछली परीक्षाएं आपकी हो चुकी उसमें से मैं निकाल कर टाइप करके आपको करवाता रहता हूं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके बहुत ज़्यादा संभावना है डिक्टो क्वेश्चन से भी फंसा दें, क्योंकि इसमें SSC GD जो है जिस कंपनी को सिलेक्ट करती वो बार बार जो नई क्वेश्चन नहीं बनाती, वो हज़ारों सैकड़ों लाखों क्वेश्चन जो है बच्चों को ऑलरेडी उसी में से क्वेश्चन आती है और उसी में से छांट लेती है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या, देखिए इस सवाल को साथियों हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 मित्र हैं, अजय हैं, नीतू हैं, सीमा है, कविता है, मनोज हैं और विजय हैं, और एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हुए हैं। अब क्या कहने का मतलब है कि उनकी जो है पीठ है उनके मेज। अब यहाँ पर देखिए एक गोल मेज बना लेते हैं वृत्ताकार। अब यहाँ पर मित्र हैं 6, यहाँ पर बना लेते हैं सबकी जगह बैठने की, 1 2 3 4 5 6। अब सबका मुख किस तरफ है, इनका मुंह सबका बाहर की तरफ है। किस तरफ है, बाहर की तरफ, ये बताया गया है। तो कहा गया है साथियों कि क्या कि मनोज सीमा और नीतू के बीच बैठा हुआ है। जो मनोज है ये सीमा नीतू के बीच में बैठा हुआ है। अजय सीमा के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमा के बाईं और बगल में क्या बैठा हुआ है, तो सीमा को मान लीजिए यहाँ पर बिठा देते हैं, लिख लीजिए सीमा। अब बोला क्या जा रहा है, ये सीमा बैठ गई। अब बोला जा रहा है कि सीमा के बाईं और यहाँ पर ये सीधा होगा या उल्टा होगा, यानी कि ये बायां इधर को होगा, किस तरफ होगा, तो सीमा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, अजय बैठा हुआ, यानी कि अजय यहाँ पर हो जाएंगे, अजय यहाँ पर हो जाएंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अजय जो हैं ये सीमा के बाईं, अच्छा ये तो हो चुका है। अब इसको एक बार देख लीजिए, मनोज और सीमा नीतू के बीच में बैठा हुआ। देखिए मनोज और सीमा जो नीतू के बीच में बैठा है, तो कहने का मतलब नीतू को यहाँ बिठा देते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या कि कविता और नीतू के पड़ोसी नहीं है। जो कविता यहाँ पर नहीं बैठेंगी
कविता यहाँ पर बैठेंगी। कहाँ पर बैठेंगी? यहाँ पर बैठेंगी। अब बचा कौन? अब यहाँ पर अगर बात करें कौन बचा, तो यहाँ पर विजय बचा, और विजय आपका क्या होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाता है। सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है एक बार देख लेते हैं, तब करेक्ट करते हैं। देखिए, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है या बैठी हुई है? तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 कौन हुआ है? विजय हुआ, तो विजय ही आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का डॉट डॉट से है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो उसी प्रकार कैनबरा किसकी राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है क्या, कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या बोला चाह रहा है। साथियों, पूरी डिटेल को एक बार पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को जवाब देने की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा क्या कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, STUVWX और V। अब बोला जा रहा है कि 5 सदस्य अलग अलग व्यवसायों में, अर्थात कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि परिवार में 2 वैवाहिक जोड़े हैं, मतलब 4 लोग जो हैं ये शादीशुदा हैं, जोड़े में हैं। अब एक चिकित्सक का जोड़ा है, मतलब क्या बोला जा रहा है क्या, कि यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस का विवाह किसके साथ हुआ है? वाई के साथ हुआ है। एस क्या है? एस जो है चिकित्सक हुए, और एस जब चिकित्सक है तो इसको अंत में देख लेते हैं पूछा क्या जा रहा है कि डब्लू की पत्नी क्या है। तो चिकित्सक, यहाँ पर चिकित्सक मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसको इससे मतलब कि डिनोट करूँ। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी चीज़ें इसमें डाल देते हैं क्वेश्चन मिक्सर करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि एस जो चिकित्सक है, यानी कि जो शिक्षक है, यानी डब्लू वैज्ञानिक है, जो वायु का एक ससुर है। मतलब कि वायु का ससुर है कौन? वाई का ससुर कौन है? वाई का ससुर है डब्लू। अब डब्लू क्या होगा? डब्लू अब अगर बात करूं, ये एस का जो होगा ये क्या होगा? पिता होगा। मान लीजिए ये पत्नी है, ये पति है, तो वाई का ससुर क्या हो गया? डब्लू हो गया। अब बोला क्या जा रहा है? वी और यू और एस के बच्चे हैं, मतलब कि वी और यू एस के बच्चे हैं। तो ये मान लीजिए एस और वायु के बच्चे हैं, तो ये हो गए। अब जो क्रमशः 6वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, देखिए अब बोला जा रहा है कि टी की माँ एक्स है। क्या? टी की माँ एक्स है और एक्स टी का भाई है। देखिए, अब एस का भाई जो, यानी कि टी का भाई कौन हो जाएगा? एस। तो ये पत्नी हो जाएगी। ये बात मैंने एकदम क्लियर कर दी। चलिए ठीक, अब यहाँ से और पक्का हो गया कि हाँ ये पति ही है। अभी तक तो कन्फ्यूज़न थी कि यहाँ पर हाँ, अब ये तो पक्का हो गया कि मतलब कि ये पति हो गया, ये पत्नी होंगी। तो उसके बाद कहाँ यहाँ पर कहा क्या गया है कि टी की माँ कौन हो जाएंगी? एक्स हो जाएंगी। यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, टी की माँ और एक्स हैं, और ये पति हो जाएगा डब्लू। और उसके बाद कहा क्या जा रहा है कि एस टी का भाई है और टी इंजीनियर है। तो डब्लू की पत्नी कौन है? तो डब्लू की पत्नी कौन है? एक्स है, मैंने आपको अभी बताया। तो डब्लू की पत्नी एक्स है, तो एक्स ही आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाता है आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, इस सवाल को देखिए और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, दी हुई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए जो दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखने पर बनेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक दर्पण है और ये दर्पण जो है एन और ई करके बना हुआ। इतना तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा एन और ई करके थोड़ा बना हुआ है, आपको बताना है कि ये दर्पण कैसा दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ साथियों कैसा दिखेगा। ये जो ई है ये कुछ इस टाइप से होगा, और एन की अगर बात करूं साथियों, तो यहाँ पर एन की अगर बात करूं यहाँ पर, तो एन इस टाइप से आपका कुछ बन जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में बन रहा है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। बोला क्या जा रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों में 1 से 6 तक अंक दिए गए। बात जो है बिल्कुल राइट है। अब उस संख्या का चयन करिए जो 3 वाले बिल्कुल विपरीत हैं। आपको 3 वाले की विपरीत बताना है। अब देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब 3 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। यानी कि आंसर 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 3 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या यहाँ पर साथियों? 5।
तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है इस टाइप के सवालों को करने का, और ये बहुत जल्दी करने का आपका तरीका होता है, जिससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इस मेथड से। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्या कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सही उत्तर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। कह रहा है कि 48 को यहाँ पर 32 लिखा गया है, और उसके बाद साथियों 73 को आपको बताना है क्या कि क्या लिखा जाएगा, और उसी प्रकार आपको 25 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर साथियों माइनस करते हैं तो यहाँ पर 16 माइनस होता है, और यहाँ पर साथियों कितना माइनस होता है, 10 माइनस होता है। तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, लॉजिक इसका मतलब कुछ और है। चलिए क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए, एक काम साथियों ये करिए कि 4 और 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 4 और 8 की गुणा करवा दें तो चरवट कितना होता है, 32 होता है। उसी प्रकार 2 और 5 की गुणा कर दें तो 2 मतलब 10 हो जाएगा, तो पंचे 10। अब यहाँ पर 7 रुक 21 हो जाता है, तो ऑप्शन में अगर 21 आ रहा है तो हमारा लॉजिक बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ऑप्शन में 21 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे जमदार क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, और ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों तक पूरा करता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों तक करेगा। तो मान लीजिए ए प्लस बी उसी कार्य को करते हैं 30 दिन में, तो ए आपसे पूछा जा रहा है कि काम को 50 मतलब कि दिन अब करता है, बी का कार्य ज्ञात करना है। तो एक ऐसा नंबर यहाँ पर निकाल लीजिए कि 150। यहाँ पर आपसे क्या होता है, 30 पंचे क्या होता है, 50, और यहाँ पर लिख लीजिए इतना हो जाता है 50। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और ये दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं। तो ए 3 करेगा, बी जाहिर सी बात है 2 करेगा, क्योंकि इन दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि ये वाला नंबर क्या होता है साथियों, टोटल काम होता है, टोटल काम। अब ये टोटल काम होता है, अगर टोटल काम 150 है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल 150/2 कर देंगे तो ये कितने दिन में निपटा देगा, तो मैं कहूँगा 75 दिन में निपटा देगा बी अकेले उसी कार्य को। अब तो यहाँ पर 75 आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला क्या जा रहा है कि सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी और 1200 में एक मेज खरीदा, उसमें सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें, कह रहा है कि 6 कुर्सियों का, अगर एक कुर्सी 800 रुपये की है तो 6 कुर्सी कितनी रुपये की हो जाएंगी, तो यहाँ पर 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 48, यानी कि 4800 रुपये में वो 6 कुर्सियाँ हो जाएंगी। अब उसने 1200 रुपये में एक मेज़ भी खरीदी, तो टोटल मिला के ये काम कितने का हो जाएगा, तो ये टोटल आपका 6000 का हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसने सभी कुर्सियाँ और मेज़ को 7200 में बेचा, यानी कि खरीदा दोनों को 6000 में और बेचा उसको 7200 में, तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें उसका 1200 का प्रॉफिट हुआ। अब पूछा जा रहा है कि इसमें लाभ कितने हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 1200 का हुआ। अब यहाँ पर लाभ को प्रतिशत में बदलने से आपसे पूछा जा रहा है, तो नीचे क्या होता है साथियों, हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य वो होता है जिसमें आपने खरीदा। चलिए ठीक, अब उसको आप कैलकुलेट करिए, 0 से कैंसिल करवा देते हैं, 6 दूना 12 यानी कि 20, यानी कि 20% का इसको प्रॉफिट होगा, तो 20 ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत तेजी के साथ आपको इन सवालों को देखना है और आपको हल करना है। चलिए कह रहा है कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। अब विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची 10% का लाभ। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि अमित के लिए जो अलमारी का क्रय मूल्य है वो x रुपये, अब x मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10% लाभ पर एक तरीके से अलमारी को क्या किया है, अमित ने जो विमल को 10% के मतलब कि बेची जो है लाभ पर, तो यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें 110% के हिसाब से, मतलब कि 110
बटा 100। अब इसको अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, यानी कि 11x/10 इतने रुपए में बेची होगी। अब विमल उसी अलमारी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110 पर रुपए में फिर बेच रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, 11 गुणा कितना हो जाएगा 121 और नीचे आ जाएगा 100। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं कि यदि चेतन ने इस अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा तो मतलब कि इसके बराबर 14,520 आएगा। तो ये आएगी इसकी कीमत। अब क्या होगा कि इन जीरो की गुणा इससे हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा 12x 121x। अब यहाँ पर देखेंगे x का मान यहाँ पर निकलेगा। यही तो साथियों एक तरीके का क्रय मूल्य है अमित के लिए, जो अलमारी का क्रय मूल्य है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। कैसे क्या, देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं 11 से कट करेंगे तो 11 से अगर कट करेंगे 11 एक कम 11 3 से आएगा, और यहाँ पर 11 3 33 और 11 दूना 22 0 0, और यहाँ पर अगर इसको कट करें 11 कम 11 11 दूना 22, यानी कि 12,000 आपका आ जाएगा। तो मैं कहूँगा 12,000 अलमारी का क्रय मूल्य होगा, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, क्या देखिए और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो कह रहा है क्या कि 4 मित्र हैं ए बी सी और डी, और किसी व्यवसाय में 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं। यदि सी के लाभ का हिस्सा यानी प्रॉफिट के तौर पर 8910 रुपये मिले हैं तो ए और बी को कितना लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4 लोग हैं, और जितना रुपया ये निवेश करते हैं सभी लोग, एक लॉजिक देख लीजिए क्या बता रहा हूँ। देखिए जिस अनुपात में ये पैसा लगाते हैं, जिस अनुपात में ये पैसा निवेश करते हैं, उसी निवेश में उसी अनुपात में इनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर लाभ तो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा लगाया कि मैं उसी को मान लेता हूँ कि इतने रुपए का इनको लाभ हुआ। ए ने अगर 3 लगाया तो उसको 3 लाभ हुआ, बी ने अगर 7 लगाया तो 7 का लाभ हुआ, और डी को लाभ हुआ 13। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि मतलब कि सी मतलब लाभ का हिस्सा 8900, अगर सी का लाभ 9 दे रखा है तो 9x बराबर जो होता है 8910। तो मैं कहूँगा x का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। 9 9 9 81 आ जाएगा, और 81 10 यानी कि 81 10 मतलब कि 990 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये 3x और 7x ये 13x ये क्या है। अब कह रहा है कि ए और बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो ए को लाभ हुआ 3 और बी को लाभ हुआ 7, तो 3 + 10 कितना होगा, तो 10x की वैल्यू आप निकालिए। देखिए x की वैल्यू जब 990 है तो 10 की गुणा इससे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए करते हैं, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पर करते हैं 9,900 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9,900 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है वो आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। चलिए देखिए ये बना लेता है आयताकार पार्क। अब इसकी लंबाई कितनी है 14 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 8 मीटर है चौड़ाई। अब 8 ये हो गया, और ये क्या हो गया, अब कह क्या रहा है कि इसमें एक चौड़ा रास्ता निकाला जाता है 8 मीटर इस तरफ से। मान लीजिए कि लोगों को पैदल चलने के लिए या लोगों को रनिंग करने के लिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता मांगा जा रहा है। तो इसको अगर मान लीजिए ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको माफ़ कर लीजिए। अब इसकी जो चौड़ाई है ये 1 मीटर है, अब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। तो कह रहा क्या कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। जो मैंने आपको पहला जो बाउंड्री बनाया हूँ इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सॉरी लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दो। लंबाई है आपकी 14 और चौड़ाई है आपकी 8। तो एक तरीके से अगर इसका अगर 14 गुणा 8 करते हैं, 14 8 मतलब कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पर 112 आ गया। अब मैं आपसे अगर बात करूँ तो कि बड़े वाले की क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले की अगर उसके क्षेत्रफल में से छोटा वाला जो क्षेत्रफल है हमको घटाना होगा, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 14 है, और ये एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। अगर इस पूरे की लंबाई 16 हो गई, जाहिर सी बात है ये 8 है, और ये इधर मुड़ गई 10। मतलब कि मैं कहूँगा कि इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा 16 गुणा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 160। तो 112 इसमें से घटा देंगे, यहाँ से आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा 8 हो गया, और यहाँ पर 48 यानी कि 48 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी आंसर आपका कितना आ गया, अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी क्लास साथियों आपको? एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं साथियों एसएससी जीडी की अगर बात करूं तो आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, वहां पर प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाना है, तो आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूँगा साथियों उन वीडियोस को अपने एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि वो बुनियादी वाली वीडियो हैं। उसमें हर एक मैथ का वीडियो, रीजनिंग का जो उसमें जो क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट आपको तैयार करता है, वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आता है। तो उन्हीं वीडियो को आप डेली भले 1 कर लो, 2 कर लो या 2x पे लगा के देख लो, तो आप लोग जा कर के उसको देख लेना जरूर, भले 2x पर लगा के देखना एग्जाम से पहले। तो आई होप आपको ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। बहुत शानदार सा लेक्चर था। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय